हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। दिस इज पार्ट 3 ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट नीट स्पेशल सीरीज, जहां पे हम क्विक रिवीजन, पीवाईक्यूज और नोट्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को इसके ऊपर डाउट होता है कि इसका यूज क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और नंबर ऑफ मोल्स के जो 3 फॉर्मूले होते हैं उनको यूज कैसे किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लियर करेंगे मोल का कॉन्सेप्ट पूरा, कि मोल के क्या फंडे हैं, कितने फॉर्मूले हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, इसके आगे जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, अब तक हमने जितना भी यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ा है, हमने जितना भी अभी तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या जो भी चीज़ अब तक हम लोगों ने डिस्कस करी है, उसके ऊपर हम पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। अब मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एवोगैड्रो नंबर समझना पड़ेगा, आपको 1 AMU का मतलब समझना पड़ेगा। देखो, कार्बन का जो एक एटम होता है ना, कार्बन 6, कार्बन 12, एक एटम के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 18 पार्टिकल्स होते हैं। इन 18 पार्टिकल्स का जो वजन होगा वो 19.92 × 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आया था। कैसे निकल के आया था? स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा था हमारे पास, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास एक चीज़ होती है, हमने वहां से इसका वजन कैलकुलेट किया। अब ये जो 18 पार्टिकल का वजन मिलाकर इतना आया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका वजन नेग्लिजिबल होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक हाथी के सामने एक इलेक्ट्रॉन, एक चींटी को खड़ा कर दो, तो हाथी का वजन और चींटी का वजन अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वजन और इलेक्ट्रॉन का वजन आता है। मतलब जो 19.92 × 10⁻⁻24 ग्राम इसका जो वजन है, ये मैक्सिमम ना, ये इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर ना के बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा भी दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास मिलाकर अपने पास 19.92 × 10⁻⁻24 ग्राम आता है। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ी चीज है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, एक्यूरेटली सेम नहीं होता। आप अगर एक्यूरेट मास देखने जाओगे तो हल्का सा फर्क आता है। न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है, हल्का सा भारी होता है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो एक बराबर हमने यहाँ पे कंसिडर किया। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम एक जैसा कंसिडर करते हैं तो मैं कहूंगा 12 पार्टिकल का वजन 19.92 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब अगर 12 पार्टिकल का वजन इतना होता है तो एक पार्टिकल का वजन कितना होगा? इस नंबर को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर ये जो नंबर था, ये नंबर था क्या? ये नंबर कार्बन 6 और कार्बन 12 का मास था। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12। 12 से हम उसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, 18 से करना चाहिए था, हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। तो जब इस मास को आप डिवाइड करते हो, 19.92 को 12 से डिवाइड करते हो, तो एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर आता है, दैट इज 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। और ये जो वजन आएगा, ये क्या हो गया? बेसिकली हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक माना ना, तो यहाँ से जो ये एक पार्टिकल का वजन आया, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो निकल के आया, वो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम निकल कर आया है। इस वजन को हम लोग 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पर भी AMU लिखा होगा तो AMU का मतलब इतना ग्राम होता है, AMU का मतलब इतना ग्राम होता है। और ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने अभी तक कंसिडर किया है, ये एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन या एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है। एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, बाद में जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि न्यूट्रॉन का मास ये सेम नंबर आएगा, बस 1.67 के आसपास कुछ अगर निकल के आता है न्यूट्रॉन का, ठीक है, 1.674 के आसपास, और 1.672 या 1 के आसपास निकल के आता है आपका प्रोटॉन का। तो हम वो एक्चुअल मास पे नहीं जाएंगे, वो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, फिजिक्स में एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई में पढ़ोगे, जहां पे आप मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हो। हमको यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में वो एक्चुअल मास की जरूरत नहीं है, तो प्लीज उसके ऊपर हम अभी अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। तो 1 AMU इज 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास कहते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से अपने को समझ में आई। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है X, कोई भी एक एलिमेंट है X, हम नीचे लिखते हैं Z जिसको एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, और ऊपर लिखते हैं A जिसको हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। अब इस A का मतलब क्या होता है पता है? इस A का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नीचे जो Z लिखते हो ना, उसका मतलब होता है प्रोटॉन। तो अब अगर इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, A का मतलब A होता है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास अगर 1 AMU होता है, तो इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? A AMU हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया सर, इसको जरा एक बार अच्छे से समझा दो। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अगर सोडियम है, सोडियम के नीचे 11 और ऊपर 23 लिखा होता है। इस 23 का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है। तो मतलब एक एटम जो है उसका मास कितना होना चाहिए? एक एटम का मास 23 AMU होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है। 1 AMU का मतलब 1.66 × 10⁻⁻24 होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर डिराइव किया।
तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट मेरे पास दिया हुआ है, जैसे सोडियम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऊपर अगर 23 लिखा हुआ है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास अगर 1 AMU होता है, तो सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU होना चाहिए, यानी 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होना चाहिए। तो अगर कल को मुझे एक एटम लेके आना है सोडियम का, तो मुझे इतना ग्राम लाना पड़ेगा। अब देखो ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि आप अगर देख रहे हो -24 लगा हुआ है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 166 लगाता हूँ, इतना ग्राम लेके आना पड़ेगा। एक एटम अगर मुझे 1 AMU अगर होता तो 1 AMU अगर होता तो ये 23 AMU है, मतलब यहाँ पे जो 166 है इसको 23 से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ना बीच में 23 जीरो आए हुए हैं। और हमारे पास जो भी आज भी हमारे पास वेइंग मशीन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। बहुत सेंसिटिव होगा तो चौथा या पांचवा डिजिट तक भी हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी लैब में काम किया है। हमारे पास भी जो वेइंग मशीन हुआ करती थी वो 3 या 4 डिजिट के बाद उनकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती थी। तो सोचो इतना कम वजन अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा या वे करना होगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो इस 1 AMU के आगे तुम 23 से मल्टीप्लाई करो कि तुम 92 से मल्टीप्लाई करो, ये जो -24 का फैक्टर है ना, ये इस नंबर को बहुत छोटा कर दे रहा है। इस वजह से हम एक एटम को कभी नहीं ला सकते। और एक एटम का वजन सोचो कितना कम होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक एटम का वजन जो कि 23 AMU है, यानी इतना ग्राम है, तो हम एक एटम तो नहीं ला सकते। तो क्या 23 ग्राम ला सकते हैं? सोडियम का वजन, एक एटम का वजन 23 AMU था, मैं AMU नहीं ला सकता, तो क्या 23 ग्राम ला सकते हो? हाँ, 23 ग्राम वेएबल है, हम उसको वे कर सकते हैं। तो ये बताओ 23 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? x एटम्स होंगे, जरा पता करो। क्योंकि इतने ग्राम में यानी 23 AMU में तो एक एटम होता था, ये तो मुझे पता है। कैसे पता चला कि ये 23 का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन 1 AMU होता है। 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो 23 AMU होगा। 23 AMU का मतलब इतना ग्राम होगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एम इस वीडियो के थ्रू ये है कि जो नीट का रिपीटर या ड्रॉपर बच्चा है, वो जो इस वीडियो को देख रहा है, वो क्विकली चीज़ों को रिवाइज करे। हम टाइम पास नहीं करना चाहते बाकी सब चीज़ों के पीछे। तो आप लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक बार पढ़ के आए हो, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। अगर कोई फ्रेशर बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको शायद पीछे रिवाइंड करके बार बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x का वैल्यू 23/23, तो यहाँ 23 कैंसिल हो जाएगा। 1/66 इंटू 10⁻⁻24 आएगा, -24 ऊपर जाएगा, +24 बन जाएगा, और 1/1.66 करोगे। अब देखो मैंने ना 1.66 लिया हुआ है, पर आप अगर एक्चुअली इसको जब डिवाइड करते हो, आप जब एक्चुअली मैं करके दिखा देता हूँ, 19.92 डिवाइडेड बाय 12, तो 1.66 एक्यूरेटली आता है। 1.66 अगर आप देखोगे एक्यूरेटली, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, 1.66 एक्यूरेटली आता है, ठीक है। अब अगर मैं इवन ऑब्वियसली 19.92 मैंने लिया हुआ है, आगे और भी डिजिट्स हो सकते थे, 19.92 आगे और भी डिजिट्स होंगे, मैंने राउंड ऑफ करके 19.92 लिया हुआ, ठीक है, 1.66 लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका नंबर निकल के आया 0.6024। ये 1/1.66 को अगर डिवाइड करोगे 0.6024, एक डेसिमल से मल्टीप्लाई कर दो, 6.024 बनेगा। अब ये 6.024 जो है ना, इसमें से 024 को हटा दो, क्योंकि हम एंट्रेंस करते समय वो 024 को नहीं लेते, वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम उसको नहीं लेते। तो मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻23 सोडियम के एटम्स होंगे। मतलब समझने की कोशिश करना, अगर मुझे 1 एटम लेना था तो मुझे 23 AMU लेना पड़ा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली -24 ग्राम मैं कैसे लेके आऊँगा? तो मैं 23 ग्राम लेके आया। 23 ग्राम में कितने एटम होंगे? 23 ग्राम में 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। अब ये जो ये नंबर है ना, ये बार बार रिपीट होगा। देखो करके देख लो आप। जैसे मान लो अगर मेरे पास सोडियम की जगह आयरन होता तो मैं क्या करता? आयरन होता तो यहाँ पे 26 होता और ऊपर आई थिंक सो 56 निकल के आएगा, ठीक है। अब ऊपर 56 निकल के आएगा तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? यहाँ 23 की जगह 56 AMU आ जाएगा, यहाँ 23 की जगह 56 आ जाएगा, बरोबर है। फिर यहाँ पे 23 की जगह क्या आ जाएगा? 56 AMU आ जाएगा। अब मैं 56 ग्राम लेके आऊँगा। कितना लेके आऊँगा? 56 ग्राम, क्योंकि 56 AMU नहीं ला सकता तो 56 ग्राम लेके आऊँगा। 56 ग्राम में कितने एटम होंगे? अब यहाँ ऊपर 56 आएगा, यहाँ नीचे 56 आएगा, 56 फिर से सेम नंबर बचा, फिर सेम नंबर निकल के आएगा। अच्छा, अगर ये नहीं होता, कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे एल्यूमिनियम को ले लो। एल्यूमिनियम के ऊपर जो लिखा होता है 27 लिखा होता है, तो यहाँ पर एक एटम लेते तो 27 AMU होता। मतलब यहाँ पर मुझे कितना लेना पड़ता? 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। एक एटम लेना होता तो 27 AMU लेके आता, यहाँ 27 आ जाता। यहाँ पर मैं 27 ग्राम लेके आता,
27 AMU नहीं ला सकता, 27 AMU नहीं ला सकता, तो 27 ग्राम लेके आऊंगा, फिर से ऊपर 27 जाएगा, यहाँ नीचे फिर से 27 जाएगा, 27 कैंसिल हो जाएगा, फिर से सेम नंबर आएगा। मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। जब भी कोई एलिमेंट दिया होगा और उसके ऊपर का जो नंबर दिया होगा उतना AMU अगर लाते हो तो एक एटम होता है, लेकिन उतना ग्राम अगर लाते हो तो इतने एटम्स होते हैं, और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जब भी कोई एलिमेंट दिया होगा उसके ऊपर का जो वजन नंबर लिखा होगा, एटॉमिक मास नंबर लिखा होगा, अगर उतना ग्राम तुम उस एलिमेंट को लेके आते हो तो उसमें ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस नंबर को हम बार कहते हैं 1 मोल। क्या कहते हैं इसको? 1 मोल। और ये नंबर एवोगैड्रो नंबर होता है। जब भी कोई चीज इतनी प्रेजेंट होगी, मतलब वो 1 मोल प्रेजेंट है। देखो, हमने नॉर्मल लाइफ में सीखा है 12 मतलब डजन होता है। मैं कहूंगा 12 पेन लाओ, आप 1 डजन पेन लाओ, 12 पेन लाओगे। 1 डजन बुक लाओ, 12 बुक लेके आओगे। 1 डजन घड़ी लेके आओ, 12 घड़ी लेके आओगे। मैं कहूंगा 1 डजन कार लेके आओ तो आप 12 गाड़ियां लाके खड़ी कर दोगे। पर नोटिस करो, 1 डजन पेन का वजन अलग होगा, 1 डजन कार का वजन अलग होगा, वजन अलग अलग होगा, लेकिन नंबर सेम होगा। वो भी 12 होंगी, ये भी 12 होंगी। तो सिमिलरली अगर मैं 23 ग्राम सोडियम लाता हूं तो 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम होंगे। और अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के 56 ग्राम में इतने एटम होंगे। तो वजन अलग अलग होगा, लेकिन उसमें जो नंबर होगा वो नंबर सेम होगा। और इस नंबर को जब भी कोई भी चीज जब इतनी प्रेजेंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी चीज जब इतनी प्रेजेंट होती है तो हम उसे कहते हैं 1 मोल। और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। माइंड इट, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। एक्चुअल नंबर 6.024 होता है। बहुत जगहों पे आपने 6.022 पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने 6.023 पढ़ा होगा, मेरा 6.024 निकला है। एंट्रेंस एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना 6 × 10⁻23 नंबर आना चाहिए, क्योंकि इससे ना कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब आप करने बैठोगे। तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। जब भी कोई चीज इतनी प्रेजेंट होगी, इतनी अगर प्रेजेंट होगी तो वो 1 मोल होगी। और इसको N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। अगर एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट का वेट अगर ग्राम्स में ले लेते हो, जैसे आयरन का 56 था तो इसको 56 ग्राम ले लो। अच्छा, मुझे बताओ क्या फर्क होगा? 56, ये जो मैंने एक एलिमेंट लिखा हुआ है 56, अगर मैं 56 AMU लेता हूं तो क्या, और अगर 56 ग्राम लेता हूं तो क्या, फर्क क्या होगा? जब 56 AMU लोगे मतलब आप एक एटम की बात कर रहे हो, 56 ग्राम लोगे मतलब आप इतने एटम्स की बात कर रहे हो। बस इतना ध्यान रखना। जब मैं कह रहा हूँ 23 AMU ले रहे हो तो मतलब आप एक एटम की बात कर रहे हो। 23 ग्राम ले रहे हो मतलब आप इतने एटम्स की बात कर रहे हो। तो 1 मोल हमारी केमिस्ट्री का डजन होता है, जिसको हम केमिस्ट्री का डजन कहते हैं। जब भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, एटम का या मॉलिक्यूल का वेट जब हम ग्राम्स में लेते हैं मतलब हम 1 मोल ले रहे हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे ये 56 AMU एटॉमिक वेट है, 56 AMU एटम का वेट है, और 56 ग्राम एटॉमिक वेट नहीं है। 56 ग्राम इतने एटम्स का वेट है, तो 1 मोल का वेट है, तो उसे मोलार वेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोलार वेट। तो एटम का वेट AMU में होता है, मोलार वेट या मोलार मास जो होता है वो ग्राम्स में होता है। नंबर वही होगा, 56 AMU बोलूंगा तो जैसे 23 AMU एक एटम, 23 ग्राम मतलब x एटम। x का वैल्यू कितना निकल के आया मुझे बताओ? यहाँ पे x का वैल्यू 6 × 10⁻23 निकल के आया। तो एक एटम का वजन 23 AMU था, इतने एटम्स का वजन 23 ग्राम्स था। तो भाई यही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है, इतना याद रख लेना। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल मतलब इतना होता है। इसका मतलब m होता है। कोई भी एलिमेंट का अगर मुझे 1 मोल चाहिए, एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, किसी का भी अगर मुझे 1 मोल चाहिए तो मुझे उसका मोलार मास पता होना चाहिए। और मोलार मास कैसे पता होगा? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट मोलार मास? जैसे भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे 7 लिखते हैं, ऊपर 14 लिखते हैं। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 14 है, इसका मतलब ये 14 AMU होगा। अगर 14 AMU ले रहे हो तो एक एटम की बात कर रहे हो, और अगर 14 ग्राम ले रहे हो तो मतलब आप इतने एटम्स की बात कर रहे हो। तो मुझे कुछ भी करके उसका वजन, यानी उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, बस इतना पता चल जाए। उस कंपाउंड के अंदर या कुछ मॉलिक्यूल के अंदर या जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो, उसका वजन मुझे AMU में बता दो, मैं उतना ग्राम लेके आऊंगा, वो उसका मोलार मास बन जाएगा। जैसे 23 AMU एटॉमिक मास, 23 ग्राम इज मोलार मास। आई होप मैं यहाँ तक इस चीज को बहुत क्विकली, बहुत कम टाइम में आपको समझा पाया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे।
अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले हैं। मुझे कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं और प्लीज इन तीनों फॉर्मूलेस को बाय हार्ट कर लेना। मैंने एक ही स्लाइड के अंदर तीनों फॉर्मूले को कैसे आया है वो भी समझाया है और तीनों फॉर्मूले एक्सप्लेन भी करे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलार वेट, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। दूसरा है गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा है गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.414 इन लीटर्स। ये 22.414 लीटर में होता है। अब पहला फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको समझते हैं। देखो, अगर मेरे पास कोई भी चीज़ मोलार मास दी है, जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास सोडियम 23 ग्राम है, जब भी किसी का मोलार मास दिया होगा, सोडियम का 23 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, आयरन का 56 ग्राम, एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, तो 27 ग्राम मोलार मास है, 56 ग्राम मोलार मास है, 14 मोलार मास है। जब भी मैं इनका मोलार मास लूंगा मतलब मैं 1 मोल ले रहा हूँ। तो अगर सोडियम 23 ग्राम दिया होगा 1 मोल, नाइट्रोजन 14 ग्राम दिया होगा 1 मोल, आयरन 56 ग्राम दिया होगा 1 मोल, एल्यूमिनियम 27 ग्राम दिया होगा 1 मोल। तो जब भी किसी का मोलार मास लेते हैं, अच्छा तो सर इसका मतलब हमें मोलार मास याद रखने पड़ेंगे? यस, आपको याद रखने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने अगले स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट मोलार मासेस का लिस्ट बना के आप लोगों के लिए दिया हुआ है। ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ, अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। तो अगर मान लो किसी का भी तुम मोलार मास लेते हो, मतलब आप 1 मोल लेते हो। जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूँ कल को कि मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम है, इसका मतलब मेरे पास कितना है? इसका मतलब मेरे पास 1 मोल है। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास 48 ग्राम या 46 ग्राम सोडियम है, तो 46 ग्राम का मतलब कितना मोल होगा? तो 23 का मतलब अगर 1 मोल होता है तो 46 का मतलब n मोल होगा, n मोल होगा। अब पता है इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इनका फॉर्मूला होगा 46 डिवाइडेड बाय 23। 46 क्या था? वेट, और 23 क्या था? मोलार वेट। तो पहला फॉर्मूला बनता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी का भी वेट दिया है तो आप उसको उसके मोलार मास से डिवाइड कर दो, वेट को मोलार मास से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, 1 मोल का एक और मतलब होता था एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं कल को कहता हूं कि मेरे पास 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, किसी के भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, किसी के भी, अगर इतने पार्टिकल प्रेजेंट हैं मतलब 1 मोल है। तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब 1 मोल होता है। अब अगर मान लो मैं तुमको एवोगैड्रो नंबर नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ तो XYZ नंबर है, यानी n पार्टिकल्स हैं, Na पार्टिकल्स होते, यानी अगर मेरे पास 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स अगर होते तो मैं कहता 1 मोल है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ नहीं मेरे पास है ना 3 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो बताओ मेरे पास कितना मोल है? तो भाई अगर इतना होता तो 1 मोल होता। इतना पार्टिकल है मतलब बताओ कितना। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहेंगे, तो इस नंबर को सिर्फ नंबर कहेंगे। इसके नीचे ए लगाया है, ए का मतलब एवोगैड्रो होता है, ये ए लगाते ही मतलब ये नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। बताओ 1x मोल का फॉर्मूला क्या होगा या n मोल का फॉर्मूला क्या होगा? n का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। अब जो तीसरा फॉर्मूला है वो एवोगैड्रोस लॉ से आता है। एवोगैड्रो लॉ वॉल्यूम्स के बारे में जो आप पढ़ोगे, इसको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ाया जाता है। अब देखो एवोगैड्रो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चला कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर कोई गैस है, अगर उसका 1 मोल है अगर उसका, तो वो ना 22.414 लीटर ऑक्यूपाई करती है। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.414 लीटर। अब ये STP का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो हम लोग ना केमिस्ट्री में 2 कंडीशंस पढ़ते हैं, STP और NTP। अब दोनों में ना थोड़ा सा फर्क होता है। STP का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या नियर टू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो हम कहते हैं दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस 293 केल्विन जिसको हम कहते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब बहुत जगहों पे बच्चे ना कंफ्यूज कर देते हैं, STP NTP एक जैसा लिखते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, एवोगैड्रो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये पता समझ में आया कि कोई भी गैस ले लो, अगर उसको आप STP कंडीशंस पे लेते हो, अगर उसका 1 मोल है तो वो 22.414 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगी। तो फिर इससे तो हम वॉल्यूम से भी पता कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्योंकि अगर किसी गैस ने 22 लीटर ऑक्यूपाई किया है तो वो 1 मोल होगी, 44 लीटर ऑक्यूपाई किया तो 2 मोल होगी, उससे आगे किया तो 3 मोल होगी, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो 22.414 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। अगर कोई अदर वैल्यू दी हुई है वॉल्यूम की तो उससे हम नंबर ऑफ मोल पता कर सकते हैं। कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होगा जो भी वॉल्यूम दी होगी लीटर में उसको। अब देखो मैं ना बहुत सारी जगहों पे तुम अगर मेरा अप्रोच देखोगे तो मैंने नंबर्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करता। 22.414 है ना, तो मैं उसको 22.4 से ही डिवाइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि उससे मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, एक अंदाजन मुझे पता चल जाएगा कि आंसर कहाँ आने वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम गिवन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.414, चलो लिख लो आप 414, ठीक है। VL इज गिवन वॉल्यूम
और ये इसको हम मोलार वॉल्यूम कहते हैं। तो 22.414 जो होती है ना, इसको हम मोलार वॉल्यूम कहते हैं। आई होप ये आपको याद रहेगा। अब देखो ये जो 3 फॉर्मूले हैं मोल कॉन्सेप्ट के, ट्रस्ट मी इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री सॉल्व करना। तो 3 ही फॉर्मूले हैं, हाँ 3 ही फॉर्मूले हैं, बट इनको इस तरीके से ट्विस्ट करके दिया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय घुमा फिरा के वो आपको इंग्लिश में, पैराग्राफ में, लैंग्वेज में, गिवन कंडीशंस में आपको फंसाने वाले। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से फ्रेम करके लाया हूं, उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमको मोलार मासेस का नंबर याद रखना है। देखो पूरे 11th और पूरे 12th में कुछ एलिमेंट हैं, मैंने 18 एलिमेंट चूज किए हैं। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो इंपॉर्टेंट, बट मैंने कोशिश की कि जितने भी 18 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे मैंने उनके मोलार मासेस यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिख दिए। जैसे ऑब्वियसली 108 नहीं होता, 107.8 के आसपास आता है, मैंने उसको 108 ले लिया है। तो मैंने ना ऑलमोस्ट जहाँ पर भी राउंड ऑफ की जरूरत है मैंने वहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है, ताकि आप कैलकुलेशन करते समय इनको डायरेक्टली यूज कर सको। तो ये 18 एलिमेंट में से आप जितना याद रख सकते हो रख लो, बेटर होगा। कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग मोलार मास नहीं देते हैं, अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मोलार मासेस आपको बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए। तो मैंने ऐसे 20 मॉलिक्यूल सिलेक्ट करे हैं जिनके मोलार मासेस फ्रिक्वेंटली हम यूज करने वाले हैं, फ्रिक्वेंटली हम इनका एप्लीकेशन करेंगे सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रो में, थर्मो में, काइनेटिक्स में, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये 20 मॉलिक्यूल्स का मोलार मास भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना और इनको एक बार आप देख लेना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। ऑब्वियसली ये मेरे खुद के फ्रेम के क्वेश्चंस हैं, ये कोई पीवाई के क्वेश्चंस नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन कैसे करता है देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 34 ग्राम नाइट N3-। अब N3- दिया है, 34 ग्राम दिया है, और आपको पता करना है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का मोल नहीं पूछा है और नाइट्रोजन भी नहीं दिया है, N3- दिया है। तो देखो मुझे सबसे पहले बताओ, N3- का अगर 34 ग्राम दिया है तो 34 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा N3- का। तो देखो पहली बात तो मेरी आपसे ये है, अगर आप नाइट्रोजन को लेते हो तो नीचे 7 होता है और ऊपर अगर आप देखोगे तो 14 होता है। ठीक है, अब 3- है। 3- का मतलब होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो गए हैं, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 7 ही होंगे। देखो ये जो नंबर नीचे का नंबर होता है ना, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में बताता है, और ऊपर का जो नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में बताता है। जब भी नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है, उससे प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाइट्रोजन 3- है ना, तो उसका मोलार मास अभी भी 14 ही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वो 10 भी ले लेगा तो भी उसके मोलार मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे पता करोगे, वेट अपॉन मोलार वेट। कितना वजन दिया है, 34 दिया है। मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। तो 2.4 मोल N3- प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे N3- का मोल पता चल गया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। अब यहाँ हम यूज करेंगे रिलेशंस, आप इसको स्टोक्योमेट्री कहो, आप इसको यूनिटरी मेथड कहो, जैसे भी आप करना चाहो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहो, जो भी आप करना चाहो। देखो अगर एक N3- को पकड़ते हो तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं 1 मोल N3- पकड़ूंगा तो उसमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे चलेगा ना, अगर एक में 10 है तो 1 मोल में 10 मोल होगा। मेरे पास कितना नाइट्रोजन है, मेरे पास 2.4 मोल नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन N3- में अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.4 मोल N3- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2.4 इंटू 10 मोल्स। तो 2.4 इंटू 10 मोल्स का मतलब 2.24 मोल्स होंगे, 24 मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा होगा तो मैं यहां रुक जाऊंगा। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स को हटा दो, अगर यहां से ऐसा क्वेश्चन बन जाता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितना है, तो मैं पहले नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, N3- का, नाइट्राइड आयन का नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। फिर मैं रिलेशन यूज करूंगा कि एक N3- में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 मोल में 10 मोल होंगे, तो 2.4 में 10 इंटू 2.4 मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो मेरे को निकला ना 24 मोल निकला है। तो मुझे बताओ एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 2.24 मोल्स में कितने होंगे, 24 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर पूछ लिया जाता है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं यहां आके रुक जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप आप समझ पाए कि क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे निकालना है। नाइट्रोजन का मोल निकाला,
फिर उसको यूनिटरी मेथड से यहाँ से 1 में अगर 10 होता है, 1 में अगर 10 होता है तो 2.4 में कितना होगा, और यहाँ पे 24 मोल निकल के आया। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो 24 को मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। यहाँ तक समझ में आया? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, एप्लीकेशन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई सबसे पहले तो मुझे बता, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे प्रोटॉन पता हो करना है तो मुझे सबके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन CaCO3 है ना कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये नीचे का नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। नीचे का नंबर प्रोटॉन बताता है या इलेक्ट्रॉन बताता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बताता है, ठीक है। तो 20 + 6 + 8 + 8 + 8 मतलब मेरे पास यहाँ पर 50 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन होते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 50 मोल प्रोटॉन्स होंगे। अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन है तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 50 मोल प्रोटॉन्स होंगे, बरोबर है ना। अच्छा, तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कितना, तो मुझे वजन दिया है, तो वजन दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, वेट अपॉन मोलार वेट। कितना दिया है, 25 दिया है। मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100, निकाल के देख लेना कैल्शियम, इसलिए मैंने लिस्ट पहले ही बना के दे दी है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैंने कहीं पे लिखा होगा, आई होप मैंने कहीं लिखा हो, कैल्शियम कार्बोनेट कहीं लिखा है क्या, नहीं, तो आप ऐड कर लो यहाँ पे 21 ऐड कर लो, CaCO3 दैट इज 100, कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, ठीक है। इसका मोलार मास 100 होता है, चाहिए तो ऐड करके देख लेना। तो मोलार मास 25/100 हो जाएगा। तो 25 अगर 1 मोल में 50 मोल प्रोटॉन्स होते हैं तो 25/100 मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो 25/100 इंटू 50 मोल्स प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ से सॉल्व करो तो 12.5 मोल्स प्रोटॉन आएंगे। पर मेरे को मोल्स में नहीं चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, नंबर पूछा है, ये तो मोल्स में आ गया ना। तो 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 या 6 इंटू 10⁻23 होता है। तो 12.5 मोल का मतलब कितना होगा, 12.5 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 12.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स होंगे। इस नंबर को मैं चाहूँ तो सिर्फ Na लिख कर भी छोड़ सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अब मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा कि यहाँ तक लाके छोड़ दूंगा, वो डिपेंड करता है मेरे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ। अगर ऑप्शंस में 12.5 Na दिया है, 16 Na दिया है, 25 Na दिया है, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई मत करना, एवोगैड्रो नंबर तक लाके छोड़ देना। अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। समझ में आया, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 17 ग्राम अमोनिया, 17 ग्राम अमोनिया है मेरे पास, 3 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। 17 ग्राम अमोनिया में से, ये 17 ग्राम अमोनिया था, इसमें से 3 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया लेफ्ट। इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकालने के बाद बताओ अमोनिया कितना रह गया। तो पहले तो मुझे बताओ अमोनिया था कितना, तो 17 ग्राम। 17 ग्राम मतलब कितना मोल, तो अमोनिया का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो वेट अपॉन मोलार वेट, वेट कितना दिया हुआ है, 17 दिया है। मोलार मास अमोनिया का कितना होता है, 17 ही होता है, यानी मेरे पास अमोनिया का 1 मोल था। 17 ग्राम का मतलब तो 1 मोल हो गया। अब इस 1 मोल में से इतने मॉलिक्यूल्स हमने बाहर निकाले। अब इतने मॉलिक्यूल्स मतलब कितना मोल, क्योंकि ये तो हमने पता चल गया, क्योंकि देखो फाइनल आंसर अपने को कितना क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट पूछा है। तो एक काम करो, सब कुछ मोल में कन्वर्ट कर दो। 17 ग्राम का मतलब 1 मोल, चलो हो गया। ये इतना मोल मेरे पास था, 3 इंटू 10⁻20 मोल मॉलिक्यूल्स थे, ये बाहर निकाले हैं। तो इसका मतलब कितने मोल बाहर निकाले, तो यहाँ पर अब आपको नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला, पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इतने पार्टिकल बाहर निकाले हैं तो मतलब कितना मोल, तो इतने पार्टिकल को 6 इंटू 10⁻, देखो अब यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 फायदा कर रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पे 6.022 ले लेता ना, या 24 ले लेता, तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। अब मैं इसको डायरेक्ट 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 10⁻3, ठीक है, 1/2 इंटू 10⁻, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, इंटू 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, -3 बचेगा। कितना सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स निकाल लिए गए हैं। तो इतने मोल मैंने निकाल लिए हैं, इतने मोल मेरे पास थे। तो बताओ लेफ्ट कितने हुए, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 0.5 इंटू 10⁻³ खत्म कहानी। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई दी फॉर्मूलाज। ऐसे ही आपको मैंने 3 क्वेश्चन अभी करा दिए हैं। 3 क्वेश्चंस में पहले में वेट अपॉन मोलार वेट यूज करना सीख गए कि कैसे, और यहाँ पर हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाला, तीसरे वाले में मॉलिक्यूल्स वेट दिया था, मॉलिक्यूल्स निकाला था और मोल पूछा था, यानी तीनों कन्वर्जेंस हमारे पास आ गए। तो यहाँ वाला फॉर्मूला लग गया, नंबर ऑफ मोल्स का वेट अपॉन मोलार वेट लग गया यहाँ पे।
यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला लग गया। अब इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। ये देखो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट में ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ। आप ये चारों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। ट्रस्ट मी, दिस 4 क्वेश्चंस आर पीवाईक्यू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कहाँ से, किस कौन से ईयर से है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया नंबर ऑफ मोल्स कैसे यूज करते हैं। तो 3 ही फॉर्मूले हैं जिनको हमको यूज करना है, बस कब कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यही बस आपको दिमाग लगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है, जिसका एप्लीकेशन या जिसका बेस हम मोल कॉन्सेप्ट में करते हैं, वो है 1 फैराडे। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो होता है माइनस, अब मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज पूछूं तो x कूलम होगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। तो x का वैल्यू जो होगा वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। जब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है वो 96,485 आता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 96500 485 को 96500 कूलम लिख देते हैं, और इतने कूलम को हम 1 फैराडे कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 फैराडे है, तो 1 फैराडे का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे का मतलब होता है इतना कूलम, और इतना कूलम चार्ज किस पे होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो जब मैं आपसे कहता हूं ना कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मोल कॉपर चाहिए तो आपको 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन मतलब कितना कूलम? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। 2 फैराडे, तो 2 फैराडे लोगे तब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। 2 फैराडे का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 96500 कूलम। तो अगर किसी सोल्यूशन में से इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, 2 इंटू 96500 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तब जाकर 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई की होगी, अगर आप ड्रॉपर या रिपीटर्स हैं, कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे ये काम आएगा। तो अगर 2 इंटू 96500 कूलम यानी 2 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है। तो अगर वो लोग कल को कह देते हैं कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने 2 रॉड्स लगा रखी हैं, इस तरीके से 2 रॉड हैं, इसमें I एम्पियर जा रहा है, टाइम t के लिए जा रहा है, तो बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो I इंटू टी, I एम्पियर का करंट है, टाइम सेकंड के लिए जा रहा है, तो बताओ t का मतलब टाइम होता है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा? I इंटू टी का चार्ज फ्लो होगा, I इंटू टी कूलम का चार्ज फ्लो होगा। तो बताओ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? W ग्राम। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू 63.5 अपॉन I इंटू 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय I इंटू टी। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेट डिपॉजिटेड विल बी 63.5 क्या था? मोलार मास। ये 2 क्या था? कॉपर के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका वैलेंसी, जिसको हम N से लिखते हैं। 96500 कूलम क्या था? ये फैराडे था। I इंटू टी, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को आप मोल कॉन्सेप्ट से भी पढ़ सकते हैं। तो याद रखना, फैराडे का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहूंगा, चार्ज कहूंगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 1 फैराडे कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से क्योंकि आपने फैराडे समझ लिया है, तो एक अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास फैराडेज लॉ में, फैराडे सेकंड लॉ में भी आता है, नॉर्मेलिटी पढ़ते समय भी आता है। अब इक्विवेलेंट मास का फंडा होता क्या है? जैसे मान लो मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को ध्यान से देखो, कल को अगर इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं मान लेते हैं, तो मैग्नीशियम 2+ और सल्फेट -2 प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर +2 का चार्ज है और -2 का चार्ज है, ठीक है। यानी +2 मोल पॉजिटिव चार्ज, -2 मोल नेगेटिव चार्ज। अब +2 पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, चार्ज तो चार्ज ही होता है। तो +2 का चार्ज आ गया या -2 का चार्ज आ गया, मतलब 2 फैराडे का चार्ज आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट लेते हो तो +2 मोल या -2 मोल दोनों, +2 एंड -2 दोनों, यानी मैं कह सकता हूं 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अगर मुझे 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब पूछो तो मैं 2 फैराडे कह सकता हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? देखो एक चीज को समझो, प्रोटॉन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, बरोबर। बस प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है? 1.6022।
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बस इसके आगे प्लस लगा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके हमने माइनस लगा देते हैं। तो मैं प्लस और माइनस तो सिर्फ मुझे ये बताता है कि वो प्रोटॉन का चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर कहीं पर भी +1 लिखा है या -1 लिखा है, इसका मतलब हो गया 1 फैरेडे। +1 या -1 का मतलब होता है 1 फैरेडे, यानी 1 मोल पॉजिटिव 1 मोल नेगेटिव। तो 1 मोल पॉजिटिव हो या 1 मोल नेगेटिव हो तो 1 फैरेडे ही कहलाएगा ना। हमने जो अभी डेरिवेशन किया थोड़ी देर पहले, ये हमने इलेक्ट्रॉन को लेके किया। अगर एक प्रोटॉन ले लेता तो मैं यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लेता तो 1 पॉजिटिव ले लेता तो भी उतना ही चार्ज होता। मैग्नीट्यूड लिया था मैंने, ध्यान से सुनो, मैंने माइनस नहीं लिया था यहाँ पे, समझ में आया। तो मैं कह सकता हूँ कि +2 मोल -2 मोल चार्ज मिलेगा। तो 2 फैरेडे अगर मुझे चार्ज मिल रहा है तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मतलब मोलार मास। अब मैग्नीशियम सल्फेट का कुछ तो मोलार मास होगा, हमको जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी। तो अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट का 1 मोल लेता हूँ यानी मोलार मास लेता हूँ, तो मुझे 1 मोल मैग्नीशियम मिलेगा, 1 मोल सल्फेट मिलेगा, यानी +2 मोल पॉजिटिव -2 मोल नेगेटिव मिलेगा, यानी 2 फैरेडे का चार्ज मिलेगा। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को कल को पानी में डिसॉल्व करो तो 2 फैरेडे का पॉजिटिव चार्ज और 2 फैरेडे का नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी 2 फैरेडे मेरे को मिलने वाला है। ध्यान से समझ में आया। अगर मुझे 1 फैरेडे चाहिए होगा तो, अगर मुझे 1 फैरेडे पॉजिटिव चाहिए होगा तो 1 फैरेडे नेगेटिव चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे मोलार मास को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मोलार मास को डिवाइड बाय 2 करोगे ना, उसी को इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? 1 फैरेडे के लिए जो भी हम मास लेंगे उसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मान लो कल को मैं अगर कहता कि मेरे पास AlCl3 है, AlCl3, कल को अगर ये टूटेगा तो एल्यूमिनियम 3+ बनाएगा और 3 टाइम्स Cl-1 बनाएगा। तो अगर इसका कल को तुम 1 मोल लेते तो ये +3 बनता और ये -3 बनता। तो मतलब मोलार मास लोगे तो इसका 3 फैरेडे पॉजिटिव बनेगा और 3 फैरेडे नेगेटिव बनेगा। अगर मुझे 1 फैरेडे पॉजिटिव चार्ज चाहिए या 1 फैरेडे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो यानी मुझे अगर 1 फैरेडे पॉजिटिव चार्ज चाहिए या 1 फैरेडे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, मुझे मोलार मास डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये 3 से क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि 1 मोल +3 और -3 प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ 2 से क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि ये इसका 1 मोल +2 और -2 प्रोड्यूस कर रहा था। तो 1 फैरेडे के लिए हम जो भी मास लेते हैं उसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो अगर मुझे कल को इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोलार मास डिवाइडेड बाय सम नंबर। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ा, एल्यूमिनियम क्लोराइड में मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ा। तो डिपेंडिंग अपॉन आप जो भी वो मॉलिक्यूल ले रहे हो उसमें एक नंबर होगा जिससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको हम n फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? n फैक्टर कहो या वैलेंसी कहो, जो भी कह सकते हो, मैं उसे n फैक्टर बोलना पसंद करता हूँ कि इक्विवेलेंट मास के लिए मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर हम लेंगे। अभी n फैक्टर बोलने का एक फायदा ये होगा कि जब आप एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये n फैक्टर इज न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर, एसिड का बेस का, तो वहां निकालना आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो इक्विवेलेंट मास समझा। तो अब मुझे किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना होगा ना, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। चलो एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास H2SO4 है। H2SO4 का 49 ग्राम है मान लो, या 98 ग्राम है, या 294 ग्राम है, मतलब 3 अलग अलग सैंपल मैंने ले रखे हैं। एक में 49 ग्राम लिया है, एक में 98 ग्राम लिया है और एक में 294 ग्राम लिया है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि H2SO4 का मोलार मास कितना होता है? तो H2SO4 का मोलार मास तो 98 ग्राम होता है और H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? तो मोलार मास डिवाइडेड बाय सम नंबर, मोलार मास डिवाइडेड बाय सम नंबर, कितना नंबर होगा? 2 होगा, क्योंकि जब H2SO4 टूटेगा तो 2+ और 2- प्रोड्यूस करेगा। टोटल पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव, +2 और -2 होता है। हम टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी n फैक्टर निकालना बहुत आसान है। एल्यूमिनियम क्लोराइड देखा तो मुझे पता है ये +3 प्रोड्यूस करेगा और ये -3 प्रोड्यूस करेगा, मिल गया n फैक्टर। मैग्नीशियम सल्फेट देखा, ये +2 प्रोड्यूस करेगा और ये -2 प्रोड्यूस करेगा, मिल गया है। सॉल्ट में n फैक्टर निकालना आसान है, एसिड बेस में प्रॉब्लम हो सकती है, सॉल्ट में n फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? तो 98 डिवाइडेड बाय 2 यानी 49 ग्राम होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं 98 को अपना रेफरेंस मानता हूं, 98 दैट इज मोलार मास, अब मेरे पास 49 ग्राम है, तो 49 ग्राम मतलब कितना मोल? तो 49 ग्राम का मतलब होगा 49 डिवाइडेड बाय 98, क्योंकि ये मेरा मोलार मास है, 1 मोल का मास है, ये 1 मोल का मास है, मोलार मास इज 1 मोल का मास। ठीक है, तो ये हाफ मोल होगा। 98 डिवाइडेड बाय 98 1 मोल होगा। 294 डिवाइडेड बाय 98 3 मोल्स होगा। तो मोलार मास जब भी कितनी बार प्रेजेंट है वो मुझे नंबर ऑफ मोल बताता है।
जैसे 294 में 98 3 बार आता है इसीलिए 3 मोल, 98 में 98 एक ही बार आता है इसीलिए 1 मोल, 49 का मतलब होता है 98 का आधा मतलब हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल मोलार मास के रेफरेंस में होता है। अगर मोलार मास कितनी बार प्रेजेंट है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल को निकालना होगा तो जो भी वेट दिया होगा उसको मोलार मास से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से सुनना, अगर इक्विवेलेंट वेट को अपना रेफरेंस मानता हूं, जैसे समझना ये 49 ग्राम है तो 49 ग्राम ही दिया हुआ है और 49 में एक ही बार प्रेजेंट होगा। 98 में 49 दो बार प्रेजेंट होता है और 294 में 49 6 बार प्रेजेंट होता है, बिकॉज 49 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तब जाके 294 मिलेगा, 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तब जाके 98 मिलेगा। तो अब मैं अगर अपना रेफरेंस 49 को लेता हूं, 49 कितनी बार जैसे 98 कितनी बार प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ मोल, 98 यहाँ पर आधा प्रेजेंट है, 49 का मतलब हाफ 98 होता है, हाफ ऑफ 98 तो हाफ मोल, 98 का मतलब 98 ही होता है तो 1 मोल। 294 में 98 3 बार प्रेजेंट होता है तो 3 मोल। तो अगर मोलार मास को अपना रेफरेंस माने हो, मोलार मास को अपना रेफरेंस माने हो तो नंबर ऑफ मोल्स। इक्विवेलेंट मास को अपना रेफरेंस मानोगे तो, और पहले इक्विवेलेंट मास क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 फैराडे के लिए हम जो भी वजन लेते हैं उसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं 1 फैराडे के लिए। और 1 फैराडे का मतलब कितना होता है 96500 कूलम होता है। तो 96500 कूलम के लिए हम जो भी वजन ले रहे हैं वो इक्विवेलेंट मास होता है। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट मास को अपना रेफरेंस मानोगे तो क्या बोलोगे उसे, तो उसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे अगर 49 एक ही बार प्रेजेंट है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 98 का मतलब होता है 49 दो बार प्रेजेंट है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब 294 का मतलब होता है 49 6 बार प्रेजेंट है तो 6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर मुझे कल को कभी ग्राम इक्विवेलेंट पता करना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो जो भी वजन दिया होगा उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल पता करना होगा तो जो भी वजन दिया है उसको मोलार मास से डिवाइड कर दो। तो गिवन वेट को मोलार मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाता है। आई होप यहां तक ये चीज समझ में आई। अब ये एग्जांपल से ये क्लियर हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? सर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलार मास अपॉन एन फैक्टर को ऊपर ले लो, एन फैक्टर ऊपर चला गया तो ये बचेगा वेट अपॉन मोलार वेट। अरे बट वेट अपॉन मोलार वेट तो मोल ही होता है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर पता करना होगा ना तो नंबर ऑफ मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुमको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कितना मोल था? अच्छा, H2SO4 का एन फैक्टर कितना है? H2SO4 का एन फैक्टर 2 है। ये कितना मोल है? हाफ मोल है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये कितना मोल है? 1 मोल, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ये कितना मोल है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ लिया ना। क्या रूल पढ़ा हमने अभी कि अगर मुझे कभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करना है तो मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने वही तो किया, वही तो कर रहा हूं मैं। देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स था, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स था, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ मोल था, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो 6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आई होप फार्मूला क्लियर है। ये दो फार्मूले हैं, एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला याद रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ मोल इज वेट अपॉन मोलार वेट। सिंपल, समझ में आया? इक्विवेलेंट वेट समझा, मोलार मास समझा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी में काम आएगा, मोलार नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी में काम आएगा। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आने वाले टाइम में आप अगर पहले से पढ़ के आए हो, रिपीटर हो, तो आपको ये पता होगा कि ये कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब अगर एन फैक्टर मुझे कैलकुलेट करना है किसी सॉल्ट का तो बहुत आसान है। उसके ऊपर का टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज पता करो, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा सॉल्ट का। एसिड और बेस में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एसिड और बेस में एन फैक्टर देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने H+ आयन या OH- आयन टूट रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे H3PO4, देखो अभी हम सबको पता है HCl जब टूटेगा तो H+ निकालेगा, H+1 देगा, Cl-1 देगा, तो इसका तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। H2SO4 जब टूटेगा तो 2 टाइम्स H+ देगा और एक SO4-2 देगा, तो इसका एन फैक्टर तो +2 और -2 मतलब 2 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। H3PO4 के केस में तो ये 3 H+ आयन देगा
और फॉस्फेट पे -3 चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। बट अगर मैं लिख देता H3PO3, अगर मैं लिख देता H3PO2, तब क्या? अब देखो यहाँ भी 3 H प्लस है, यहाँ भी 3 H प्लस है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, पर ये PO4 है, ये PO3 है, ये PO2 है। तो एसिड और बेस की यही एक प्रॉब्लम है कि एसिड और बेस में हम लोग n फैक्टर ऐसे देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ हमको ना थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये पता होना चाहिए कि वो जो एसिड है या वो जो बेस है उसमें कितने H प्लस आयन टूटने वाले हैं या कितने OH माइनस आयन टूटने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये 3 एसिड है, देखो ध्यान से देखना इन तीनों एसिड्स को, ठीक है। अगर मैं पहले एसिड की बात करूँ, दिस इज H3PO4, फॉस्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OH, और जो हाइड्रोजन OH O के साथ लगा है ये टूट जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। तो ये जो मैंने सर्कल किए हुए हाइड्रोजन है ना, ये वो हाइड्रोजन है जो टूटने वाले हैं। इनको हम कहते हैं रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ये टूटने वाले हैं, रिप्लेसेबल H प्लस आयन है। अगर H3PO3 में देखो तो एक ऑक्सीजन कम है, तो जो हाइड्रोजन होगा ना वो डायरेक्ट फॉस्फर के साथ लगा होगा। तो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फर के साथ लगा है तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो ये H प्लस आयन, ये H प्लस आयन निकल जाएगा, मतलब ये सिर्फ 2 ही H प्लस आयन देगा। रिप्लेसेबल H प्लस आयन मेरे पास सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, इसलिए n फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही है तो n फैक्टर इसका 1 ही हो जाएगा। अब देखो इन हमको कैसे पता चलेगा, ये नीट या जेई में ना ये लोग हिंट देते हैं। वो लोग एसिड का एसिड नहीं बताएंगे, लेकिन बोलेंगे डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक एसिड है, ये 3 H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 3 OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब इस एसिड की न्यूट्रलाइजिंग पावर कितनी है? 3 OH माइनस आयन को धराशायी कर सकता है ये, इसीलिए n फैक्टर, न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर कह सकते हो आप उसको। तो ये 3 बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला एसिड है ट्राई बेसिक एसिड। अब जैसे ही ट्राई बेसिक एसिड दिखा, समझ जाने का n का वैल्यू इधर 3 होगा, क्योंकि ट्राई बेसिक का मतलब ये होता है ना 3 बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला एसिड। कहीं पर भी अगर ये बताओ ये क्या होगा, ये डाई बेसिक एसिड होगा। डाई बेसिक यानी इसके अंदर भले ही 3 H प्लस हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन ये डाई बेसिक है, मतलब इसमें से सिर्फ 2 ही H प्लस आयन अलग होने वाला है। तो इसकी जो न्यूट्रलाइजिंग पावर है, n फैक्टर जो है इसका वो 2 ही है, n फैक्टर इसका 2 होगा। अब अगर इसको देखोगे, ये मोनो बेसिक एसिड है, इसमें है 3 H प्लस, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, पर निकलेगा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी के जो हाइड्रोजन हैं वो फॉस्फर के साथ लगे हुए हैं। तो इसका जो न्यूट्रलाइजिंग पावर है वो 1 है, एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मोनो बेसिक एसिड। एंड सिमिलर भाषा में आप देखोगे बेसिस के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो ये MgOH होल ट्वाइस क्या होगा, इसके दोनों OH माइनस टूट सकते हैं, तो इसका न्यूट्रलाइजिंग पावर कितना होगा? 2। तो ये 2 एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बेस है, तो डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक यानी 2 एसिड को धराशायी करने वाला बेस है। AlOH होल थ्राइस क्या है? ये ट्राई एसिडिक बेस है, 3 एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बेस है। तो बेस जब लिखेंगे तो उसके आगे एसिड को न्यूट्रलाइज करने की ताकत लिखते हैं जब बेस लिखेंगे, और जब एसिड लिखते हैं तो उसके आगे बेस को न्यूट्रलाइज करने की ताकत लिखते हैं। समझ में आया? तो इनडायरेक्टली वहां से हमको उसका n फैक्टर क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको जितना और अभी क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रेडिक्ट भी कैसे कर सकते हो। जैसे आप P ब्लॉक पढ़ोगे, थोड़ा S ब्लॉक पढ़ोगे और थोड़े इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। ये लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान से सुनना। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। देखो MgCl2 है मेरे पास, इसका मोलार मास होता है 95 ग्राम। तो जब MgCl2 का 95 ग्राम लूंगा, 95 ग्राम का मतलब मैंने इसका कितना ले लिया? इसका 1 मोल ले लिया। ठीक है, इसका 1 मोल लिया। तो जब इसका 1 मोल लूंगा तो यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा और यहाँ पे -2 का चार्ज आएगा, यानी +2 पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 फैरेडे पॉजिटिव चार्ज, +2 फैरेडे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई 2 एक लेके चलेंगे। तो जब भी मैं 95 ग्राम लूंगा तो +2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी 2 फैरेडे का पॉजिटिव चार्ज, 2 फैरेडे का नेगेटिव चार्ज बनेगा। अगर मुझे 1 फैरेडे का चाहिए होता तो भाई 95 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इसका n फैक्टर है 95/2। तो जब 95/2 ले रहा हूँ ना, जो भी इसका ग्राम, जो भी आंसर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यानी 1 फैरेडे के लिए जो भी वजन हमको चाहिएगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। लेकिन मुझे 1 फैरेडे का मतलब क्या होता है? 1 फैरेडे का मतलब होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। तो 1 फैरेडे मतलब 96,500 कूलम का अगर मुझे चार्ज चाहिए
तो 95 डिवाइडेड बाई 2 यानी इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा। 1 कूलम का चार्ज चाहिए होता तो 1 कूलम चाहिए होता तो ये +2 का मतलब +2 कूलम नहीं होता, +2 का मतलब 2 फैरेडे होता है। 2 फैरेडे का मतलब होता है 2 इंटू 96,500 कूलम यानी 2 फैरेडे। तो 1 फैरेडे चाहिए था तो 95 को 2 से डिवाइड किया, 95 ग्राम को, क्योंकि 95 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है। 1 मोल इज गिविंग यू +2 यानी 95 ग्राम इज गिविंग यू +2, तो 95 ग्राम इज 2 फैरेडे। तो 96,500 कूलम के लिए अगर इतना ग्राम लग रहा है तो 1 कूलम के लिए कितना लगेगा? तो 95 डिवाइडेड बाई 2 को अब 96,500 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज के लिए जो भी वजन लगता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास। तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? Z का फॉर्मूला ये क्या था? मोलार मास। ये मोलार मास था, चलो मोलार मास। ये क्या था? N का वैल्यू, ये देखो N का वैल्यू। ये क्या था? F का वैल्यू, ये हो गया F का वैल्यू। बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, मोलार मास अपॉन N इंटू F। अब मोलार मास अपॉन N को तो इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं, तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा मोलार मास डिवाइडेड बाय फैरेडे, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैरेडे। अब 1 मिनट, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। अब जरा पीछे जाओ, यहाँ आओ। कैन यू सी दिस? फैरेडेज फर्स्ट लॉ। कितना वेट डिपॉजिट हुआ कॉपर का जब हमने हिसाब लगाया? तो M अपॉन N इंटू F। देख रहे हो ये चीज़, ये देख रहे हो, ये दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी Z इंटू I इंटू T। तो Z का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, जो मैंने ऑलरेडी अब आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट मतलब 1 कूलम के लिए कितना, इक्विवेलेंट वेट का मतलब 1 फैरेडे के लिए कितना। समझ में आया? तो यहाँ जो मेन टॉपिक्स थे मोल कॉन्सेप्ट के, मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले, इक्विवेलेंट मास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। मैंने आपको एक लिस्ट भी बना के दी थी, काफ़ी अच्छा वीडियो था ये, काफ़ी लंबा, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है ये। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा मोल कॉन्सेप्ट का जो मेजर पार्ट है, जो मेन पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, नंबर ऑफ मोल, मोलार मास, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी से कहीं ज़्यादा पढ़ा दिया है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है मैंने। तो ये अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देके, मैंने जैसे ऑलरेडी कहा, ये 4 क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क देके जा रहा हूँ, अब ये हम करेंगे। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, एक तो इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल वीडियो, जहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। अब इसके बाद जो थ्योरी वीडियो होगा, न्यूमेरिकल्स के बाद का जो थ्योरी वीडियो होगा, क्योंकि जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एप्लीकेशन करना भी अपने को आना चाहिए कि किस तरीके से हम फॉर्मूलेस को यूज़ करते हैं। तो बस जो इसके बाद जो थ्योरी होगी वो होगी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे कि कितने अलग अलग हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद फिर लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, स्टोक्योमेट्री वाली चीज़ें फिर वो आ जाएंगी, और लास्ट में फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो छोटे छोटे लॉज वगैरह आपको दिए हुए हैं, वो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर अब अपने आधा चैप्टर मान लो, इस वीडियो तक आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया, आधा चैप्टर अब आपका बाकी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।